वो क्लास एक बार अपने ऑडियो बंद रखना, आवश्यकता हो तब आप अपनी ऑडियो खोलें। ओके, देखिए ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों परिकल्पनाएं पढ़ ली, ठीक है। द्वैतवाद भी पढ़ ली और अद्वैतवाद भी पढ़ ली। द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बाद आपकी एक परिकल्पना है, नाम है विद्वान का ओटो सिल्व। विद्वान का नाम क्या है? ओटो सिल्व। कहाँ के थे? रूस के थे। परिकल्पना का नाम है अंतर तारक धूलि परिकल्पना। क्या नाम है बेटा? ये परिकल्पना के नाम जो वो ध्यान रखना, अंतर तारक धूलि परिकल्पना। बुक में आपके दिया हुआ है कि यह परिकल्पना 1950 में आई। ऑथेंटिक देखें तो परिकल्पना 1943 में आई, 1943 में। परिकल्पना जो है वो क्या है, इसको देखते हैं। सामान्य ध्यान से समझना इस चीज को कि शब्द में स्पष्ट है बना रहे धूलि कण, धूल के कण। किसके कण भाई? धूल के कण। बताया गया कि हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा में क्या कर रहा था? भ्रमण कर रहा था। आकाश गंगा में भ्रमण कर रहा था। जैसे वो आकाश गंगा में भ्रमण करता करता आगे जा रहा था तो उसके परिपथ में धूल का बादल, विशाल पुंज, ठीक है, धूल का विशाल पुंज और गैस का पुंज। गैस पुंज, धूल के साथ साथ क्या थी बेटा? गैस भी थी। यानी धूल और गैस का पुंज है वो सूर्य परिपथ में आया। अब बदलाव क्या हुआ? यह धूल का जो पुंज था वो सघनतम था, गैस थी वो क्या थी? हल्की थी, वो सघनतम नहीं थी। ज्यादा धूल के कण थे, कम ये थे। तो जो गैस पुंज था वो तो कैसा था? अव्यवस्थित था। और जो धूल के कण थे वो व्यवस्थित तो वो भी नहीं थे, लेकिन वो कम अव्यवस्थित थे क्योंकि वो घनीभूत होने लगे। अब धूल के कण और गैस पुंज है, ये दोनों क्या करने लगे? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे तो इन धूल के कणों के मध्य हुआ टकराव। क्या हुआ? टकराव, आपसी घर्षण। अब पता है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, उसको हम गति प्रदान कर रहे हैं और उसमें बीच में व्यवधान आ जाता है, तो व्यवधान आने से उसकी गति में बेटा अंतर आता है। क्या आता है? गति में अंतर आता है। अब धूल के कणों के अंदर क्या हुआ? जो गति थी धूल के कणों की वो क्या हो गई? कम हो गई। अब कम हुई और कम होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं भाई? सूर्य के परिपथ में तो सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुए बेटे? घनीभूत हुए। क्या हुए? घनीभूत। कुछ व्यवस्थित थे वो तस्तरी नुमा रूप में क्या है? सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लगे? चक्कर लगाने लगे। और एस्ट्रॉइड जो क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं वो बन गए। और कुछ जो व्यवस्थित रूप से घनीभूत हुए थे उनसे किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो गैस पुंज थे वो भी धीरे धीरे इनके साथ मिलकर के और इनके निर्माण में क्या हो गए? सहायक हो गए। गैस पुंज भी क्या हो गए बेटा? इनके निर्माण में हो गए सहायक। तो समझ में आ रही बात? सूर्य कहाँ जा रहा था?
आकाश गंगा में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वो सूर्य जो था वो किसके संपर्क में आया, उसके परिपथ में कौन आया, तो धूल का और गैस का पुंज उसके परिपथ में आया। परिपथ में आने के बाद में यह धूल का या गैस का पुंज है वो क्या है, सूर्य के चारों तरफ क्या लगाने लगा, चक्कर लगाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, यह पुंज चक्कर लगाते लगाते संकुचित होने लगा, घनीभूत होने लगा। अब घनीभूत होने लगा तो इस पुंज के कारण धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। एक बार देखो यहां मैं बना देता हूं जितनी भी अवस्थाएं हैं इसकी। देखो सबसे पहले ये तो हमारा छोटा सा सूर्य और ये विशाल का है गैस का पुंज, ठीक है। अब ये आपस में क्या हुआ, ये विशाल का है गैस पुंज है, उसका जो रूप है सूर्य के चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ, घनीभूत होने लगा, इसके कण आपस में मिलने लगे। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे दूर तक बहुत बड़ी दूर तक फैला हुआ था। तो इसमें धीरे धीरे ये पिंड आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ बेटा, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ग्रह तो बन गए, अब कुछ पदार्थ ऐसे जो नहीं मिले, घनीभूत नहीं हुए और ऐसे ही तस्वीनुमा रूप में क्या है, फैल गए इन ग्रहों के बीच में। वो कुछ तो इन ग्रहों की परिक्रमण कक्ष में थे तो क्या बन गए, उपग्रह बन गए। और बाकी जो रह गए वो क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए, ठीक है। तो ओटो सिड ने ग्रह निर्माण की परिकल्पना है, ग्रह निर्माण परिकल्पना है, वो किससे बताइए बेटा, धूल के पुंज से बताई है। किससे बताई है, धूल के पुंज से बताई है, जो आरंभ में ब्रह्मांड में विस्तारित था। जैसे ही सूर्य के संपर्क में आया तो यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जो गैस के कण थे वो भी इसके साथ मिले हुए थे और धूल के कण हैं वो भी आपस में जब चक्कर लगा रहे हैं तो टकरा रहे हैं। टकराने से उनकी गति में क्या आई, कमी आई। गति में कमी आई तो उनमें शिथिलता आई, यानी टेम्परेचर भी कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो आपस में मिलने लगे गैस की पुंज और धूल के कण, ये मिलने लगे तो छोटे छोटे पिंड बने। और ये जो पिंड बने वही क्या है, ग्रह है। क्या है सॉरी क्या है बेटा, ग्रह है। तो ग्रहों की परिकल्पना, अंतर तारक धुली परिकल्पना किसने दी, ओटो सिड ने दी। कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे भाई रूस के थे। समझ में आ गई परिकल्पना। इसी परिकल्पना के समदर्शी परिकल्पना, ऐसी ही परिकल्पना वो दी कार्ल वाइजास्कर ने। सेम परिकल्पना किसने दी बेटा, कार्ल वाइजास्कर ने दी। और कार्ल वाइजास्कर ने भी कहा कि हमारे ब्रह्मांड में दो गैसें, एक तो हाइड्रोजन हीलियम, दो गैस, और तीसरे धूल के कण। हाइड्रोजन हीलियम और धूल के कण हैं वो हमारे सूर्य के संपर्क में आए और धीरे धीरे ये इकट्ठे होने लगे, क्योंकि इनमें तापमान में शीतलन आया घूर्णन के कारण। तापमान में क्या आया, शीतलन आया घूर्णन के कारण, और ये क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे। और जैसे जैसे इकट्ठे हुए कालांतर में इनसे किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, ग्रहों का निर्माण हुआ। समझ में आ गई मेरी बात, किसी को कोई पूछना है? सर एक बार दोबारा बता। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। कार्ल वाइजास्कर उसकी Yes, दोनों sir. की एक ही है, ठीक है। ये तो देखो आपका सूर्य है, ये घूम रहा था तो इसके परिपथ में आया एक गैस का पुंज, बड़ा विशाल, ये गैस का पुंज आ गया। मैं पूरा ही डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये गैस का पुंज आ गया था, ठीक है। इसकी परिधि काफी है, गैस के पुंज की परिधि देखें तो काफी बड़ी परिधि है। अब ये घूम रहा है, धीरे धीरे
घूमते घूमते हमेशा ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी जो बड़ी है ना, पृथ्वी के ग्रह जितने बड़े हैं हमने 3-4 परिकल्पनाएं पहले पढ़ी है। फिलामेंट्स था, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, और ठंडे होने के कारण उसमें क्या हुए, आप केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुए, छल्ले अलग हुए। ठीक है, ऐसे ही वायव्य राशि परिकल्पना में और ऐसे ही निहारिका परिकल्पना में कि जैसे जैसे पदार्थ ठंडा हुआ वैसे वैसे वो क्या है, ठोस पिंड में परिवर्तित होने लगा। तो ऐसे ही इसमें कि धूल के कण हैं वो आपस में मिलने लगे, टकराने लगे, तो इसमें क्या हुआ, शीतलन आया, और शीतलन आया तो आपस में क्या है, मिलने लगे, आपस में जुड़ने लगे, और जुड़ने के कारण बेटा ये इस प्रकार से ये भाग था धीरे धीरे क्या हुआ, संकुचित हो गया, जिसमें आपके क्या बने, अलग अलग पथ में ग्रह बने, बीच में बच गए वो कुछ एस्ट्रॉइड जिसे बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो आज भी हमारे वातावरण में है। ठीक है, जैसे हम पूरा ब्रह्मांड का पढ़ेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। फिर आपके आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति और इस मंगल के बीच में काफी ज्यादा एस्ट्रॉइड की एक पट्टी है, एस्ट्रॉइड की क्या है, पट्टी है, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की क्या है, पट्टी है। तो ऐसे ही जो बाकी जो पिंड रहे वो तो क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए, और बाकी क्या रहे, 9 ग्रह बन गए। क्या बने, 9 ग्रह बने। किसके कारण बने बेटा, ये मिलने के कारण। किसके कारण बने, मिलने के कारण। यहाँ के पदार्थ मिल गए, यहाँ के मिल गए, यहाँ के मिल गए, यहाँ के मिल गए। अब आज तक भी जितने भी ये विचारक हुए हैं इन्होंने ये पुष्टि नहीं की है, देखो हमने 4 तो पहले पढ़ लिए, ये 5 पढ़ रहे हैं, इन्होंने पुष्टि नहीं की है कि ग्रह 9 ही कैसे बने, 10, 12, 15, 20 कैसे नहीं बने, क्योंकि हमें पता ही 9 का ही है। ठीक है, अब जैसे जैसे खोजेंगे और जैसे जैसे ग्रह होंगे तो आगे की परिकल्पनाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो परिकल्पना लेटेस्ट है, 1943 में आई। ठीक है, इसके साथ ही काल वाइजास्कर है, उसकी परिकल्पना भी है, वो भी सेम ऐसी परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है उसमें हमारा सौर मंडल है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, उसमें जो ग्रह है उनकी उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड में फैले हुए धूलकण और गैस कणों के कारण हुई है, जो सूर्य परिपथ में आने के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, आपस में सघनतम हुए, ठोस रूप में आए और ग्रह के रूप में बन गए। जो वेस्टेज रह गया वो आपके क्षुद्र ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। क्षुद्र ग्रह पिंड जिसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, जो भी आज भी चपटी तस्रीनुमा आकृति में निर्मित है। ग्रह में और उनमें अंतर क्या है, वे ग्रह और क्षुद्र ग्रह में अंतर क्या है, पता है बेटा, ग्रह और क्षुद्र ग्रह में अंतर क्या है, बोने ग्रह में अंतर क्या है, बताइए बेटा। आपके प्लेनेट एस्ट्रॉइड में अंतर क्या है? सर उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है। हाँ, क्या उपग्रह नहीं, ग्रह और क्षुद्र ग्रह उसमें क्या अंतर है? ग्रह वह पिंड होता है जो अपने अक्ष पर और अपने दीर्घवर्तीय कक्ष पर घूमता है। ठीक है, 2006 में ग्रह की परिभाषा विश्व के लगभग 170 देशों के वैज्ञानिकों ने दी, क्योंकि 2006 में आपके प्लेटो को ग्रह गणना से निष्कासित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? ये परिभाषा जो इसको बताती है कि ग्रह वह पिंड होते हैं जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं और दीर्घवर्तीय कक्ष पे भी चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह
अपने किसी भी दूसरे साथी ग्रह की परिक्रमा पथ को या जो उसका परिक्रमण पथ है उसको नहीं काटते हैं। परिक्रमण पथ में अपने में ही जाते हैं, दूसरे के परिक्रमण पथ को नहीं काटते हैं, वह ग्रह होते हैं। लेकिन प्लेटो ऐसा नहीं कर रहा था, प्लेटो वरुण के पथ को काट रहा था। इस कारण से प्लेटो को ग्रह गणना से निष्कासित कर दिया। जबकि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह वह अनियमित आकार के पिंड होते हैं। अनियमित आकार के क्या होते हैं, पिंड होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में अपने पथ पर या परिक्रमण पथ पे कोई परिक्रमण नहीं करते हैं और अनियमित रूप से वह ब्रह्मांड के भाग में क्या है, विचरण करते रहते हैं। वह क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। न तो कोई इनका विशिष्ट आकार होता है, न ही उनकी कोई गति होती है। जबकि ग्रह का विशिष्ट आकार भी होता है, विशिष्ट गति भी होती है। समझ में आ गई बात? भाई हमारी पृथ्वी रोज रोज आकार बदलने लगे तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है वो क्या इस प्रकार से तरक्की कर लेते, क्या इस प्रकार से विकसित हो जाते क्या? पृथ्वी में हालांकि हलचलें होती हैं, लेकिन हलचलें बिल्कुल लिमिट पीरियड के रूप में ही होती है, जो किसी प्रकार से ज्यादा मात्रा में मनुष्य को और वन क्षेत्रों को और वन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बताओ अब समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। आ गया बेटा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो आपको समझ में नहीं आता है या आपने कल जो परिकल्पनाएं पढ़ी है उनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके सामने बनता है तो निश्चित तौर पे पूछा कीजिए कि आपके प्रश्न से हो सकता है कोई ऐसी चीज आपके सामने आए जिसको जानने का आपको अवसर मिले। कुछ सारी बातें हैं माइंड में नहीं आ जाती है, हो सकता है कि आपके प्रश्न से कोई माइंड में आए बात। जैसे कल एक लड़की ने प्रश्न पूछा था कि सर वो जो है वो ठोस रूप में कैसे है, तो कई इसने क्या कहा कि वो हलचल से क्या हुआ, उसमें तापमान बढ़ा। लेकिन इसने अपनी परिकल्पना में ये भी कहा था कि हलचल से तापमान बढ़ा, लेकिन जो कण थे वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या हुए, अलग हुए। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या हुए, अलग हुए। ठीक है। अब कार्ल वाइजास्कर आपके विद्वान का नाम है, उसने भी सेम यही परिकल्पना दी है। तो हमने अब तक जो प्रश्न पढ़े हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगे आजकल में। देखिए हमने प्रश्न पढ़ा, पहला प्रश्न आपके था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा था भाई? बिग बैंग था। दूसरा ग्रह निर्माण से संबंधित सिद्धांत कौन सा? एक तारक। एक तारक भी बोल सकते हैं बेटा इसे, या अद्वैतवादी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा द्वैतारक या द्वैतवादी। इसके अलावा एक परिकल्पना अभी हमने पढ़ी फोटो सिग्म की, अंतर तारक धुली परिकल्पना। ठीक है, ये परिकल्पना हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट बिंदु आता है तारों का निर्माण। हमने नहीं पढ़ा था, तारों का निर्माण पढ़ लिया था कि बेटा? तारों का निर्माण हो गया क्या? तारे कैसे पढ़े? देखो तारों का निर्माण एक बार समझ लीजिए। सूर्य एक तारा है। अब सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, तो पूरे ब्रह्मांड में सभी तारों की निर्माण प्रक्रिया सेम वैसी है जैसी किसकी है, सूर्य की है। ठीक है। तो तारों के निर्माण में हम बात करें
तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या है, आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, और 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण। बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड के निर्माण के बाद जो पदार्थ ब्रह्मांड में फैल गया था, हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो निर्माण के दौरान देखिए कुछ सेकंड या कुछ अल्पांश में ही आपके ब्रह्मांड का पदार्थ है वो कई मीलों में, कई हजारों लाखों मीलों में फैल गया था। ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वैसे ही धीरे धीरे तापमान में क्या आने लगी, निर्माण के बाद कमी आने लगी। बताया गया 3 लाख वर्षों में लगभग 45 केल्विन तापमान क्या हो गया, 4500 केल्विन तापमान क्या हो गया, कम हो गया। इतना तापमान था और इतना क्या हुआ, कम हुआ। अब जो ब्रह्मांड में जो आद्य पदार्थ घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, उन पदार्थों के बीच में क्या हुआ, आपसी घर्षण हुआ। और किसके कारण हुआ बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। ब्रह्मांड में 2 ही प्रकार की गैसें थी, एक गैस तो थी आपकी हाइड्रोजन और एक गैस थी आपकी हीलियम। आपसी घर्षण से जब ये कण आपस में टकराए तो इनमें गुरुत्वाकर्षण से, इनके टकराने से एक क्रिया उत्पन्न हुई जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुत बार बता दिया बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय संलयन। इस क्रिया से हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीलियम में, और इस हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जेशन ही है वो तारों की उत्पत्ति का कारण है। यानी हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हुई, हीलियम में। तो हाइड्रोजन का हीलियम में जो कन्वर्जेशन है वो तारों की उत्पत्ति के कारण बनता है। अब ये तारे हैं वो इस प्रोसेस से हजारों लाखों करोड़ों अरबों तारे निर्मित हुए। अब पता है कि ब्रह्मांड में कई विद्वान बताते हैं 100 अरब से भी अधिक क्या है, आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में 100 अरब से भी अधिक क्या है, तारे हैं। ये चीज ध्यान रखना, 100 अरब से भी अधिक क्या है, आकाश गंगाएं हैं, और 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। और कई विद्वान तो ये बताते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इस जगत में हमारे ब्रह्मांड जैसे और कई ब्रह्मांड व्याप्त है, लेकिन हम तो हमारे ब्रह्मांड की ही बात करते हैं। तो 100 अरब से भी क्या है, अधिक तारे हैं। और तारे इसी प्रोसेस से बने हैं। पहले तो विस्फोट हुआ था तो कण क्या दूर दूर फैल गए, फिर ग्रेविटी से कण आपस में टकराए, घर्षण हुआ और इनमें संलयन हुआ, फलस्वरूप तारों का निर्माण हुआ। अब ये संलयन के बाद देखो ये तारे बन गए कौन से, परमाणु तत्व या परमाणु पदार्थ बन गए। और परमाणु पदार्थ की क्या होती है प्रकृति, कि वह द्विगुणित रूप से क्या करते हैं, अपनी ऊष्मा, द्विगुणित रूप से अपनी ऊष्मा क्या करते हैं, विकृत करते हैं। द्विगुणित रूप से अपनी ऊष्मा क्या करते हैं, विकृत करते हैं। अब ये द्विगुणित रूप से ऊष्मा विकृत कर रहे हैं, तो ऊष्मा विकृत कर रहे हैं तो मान लो सूर्य ही है। अब सूर्य का आयु की बात करें, सूर्य की आयु लगभग कितनी होगी बेटा, 5 से 6 अरब वर्ष होगी। सूर्य की आयु देखिए, तारों के साथ निर्माण हो तो सूर्य की आयु कितनी की, 5 से 6 अरब होगी। पृथ्वी की आयु कितनी की, 4.6 अरब होगी। अब वर्तमान में 4.6 अरब होगी। ठीक है, तो ये सूर्य है, तो ये सूर्य क्या करेगा, ऊष्मा उत्सर्जन करेगा। जब तक हाइड्रोजन है उसकी केंद्र में और हीलियम ट्रांसफर हो रही है तब तक ऊष्मा उत्पन्न होगी। लास्ट में यह है पदार्थ जलता 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 मतलब खत्म होता 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 और ये लास्ट में आ गया उसके केंद्र में, जिसको क्रोड बोलते हैं। केंद्र में आ गया और केंद्र में आकर के और यह प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, तो तारा जो होता है वो एक भयंकर विस्फोट के साथ फैल जाता है, फूटता है भयंकर विस्फोट के साथ।
इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। जब तारा है उसका बाहरी भाग होता है वो क्या होता है? विखंडित होता रहता है द्विगुणित रूप से। जब विखंडित होता होता वो केंद्र तक आ जाता है। अब केंद्र एक साथ क्या होता है? विस्फोट के साथ फूटता है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। आपने कभी सुना होगा तारा गिर रहा है, तारा गिरा है। तो तारा गिरने का मतलब है कि तारा है उसका जो भाग है क्रोड वो क्या है? फूट चुका है। वहां तक जो है भाग यानी उसका बाहरी भाग था वो समाप्त हो गया। क्रोड पे आने के बाद तारा क्या है? फूट जाता है। ठीक है। और वो तारा वहां से फूटता है। अब जैसे ही वो तारा, वो कितना बड़ा है इसका कोड उसके आधार पर देखिए, तो जैसे ही वो तारा आप अपने पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष में आता है, पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष में आता है तो वह वायुमंडल के साथ घर्षण करता है। वायुमंडल के साथ क्या करता है? घर्षण करता है। और वायुमंडल के साथ वह घर्षण करता है तो एक भयंकर प्रकाश हमें दिखाई देता है। अब निर्भर करता है तारे की स्थिति के आधार पर वो तारा कितना बड़ा है। जैसे वो तारा उस वायुमंडल के क्षेत्र को पार करने में सक्षम हो जाता है तो हमारी पृथ्वी पर आके गिरता है और भयंकर विस्फोट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तारा टूटना बोलते हैं। कई बार देखते हो कि तारा टूटा और एक साथ ही समाप्त हो गया ऊपर ही, क्योंकि वह छोटा भाग था जो वायुमंडल पे घर्षण के दौरान ही क्या हो गया? ऊपर की ऊपर ही समाप्त हो गया। तो यह प्रक्रिया है आपके तारे बनने की। ठीक है। अब देखो कि नाभिकीय संलयन से क्या बने? तारे बने। और आपके एक आकाशगंगा जो है, देखिए एक आकाशगंगा आपकी बुक में ये कहा गया है, उसमें कितने तारे होते हैं? लगभग 100 अरब से भी ज्यादा। और एक आकाशगंगा का व्यास आपकी बुक में दिया गया है, ये चीज समझना। एक आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। अब व्यास तो आप जानते हो भाई, ये अपना वृत्त है और इसका पूरा जो भाग है वो व्यास है, आधा भाग है वो क्या है? अपना त्रिज्या है। ये चीज तो जानते हो। अब एक आकाशगंगा, सब आकाशगंगाओं की हम बात करें तो सबका आकार क्या है? अलग अलग है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार है। एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे और व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। हमारे लिए समझने की बात एक ही है कि प्रकाश वर्ष क्या, प्रकाश वर्ष क्या है? तो समझना बेटा, वर्ष, भाई वर्ष की बात करें तो वर्ष इकाई किसकी है बेटा? काल की या समय की? काल की या समय की। लेकिन यहाँ जो प्रकाश वर्ष समय जो आपके शब्द आया है इसमें वर्ष इकाई काल की नहीं है, समय की भी नहीं है। प्रकाश वर्ष में प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी बेटा? दूरी की। ये ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष काल की या समय की इकाई नहीं है, किसकी है? दूरी की है। और हम बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके अकॉर्डिंग हम प्रकाश वर्ष की गणना करते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका 1 मिनट में, सूर्य का प्रकाश है वो 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर जाता है। यानी सूर्य का प्रकाश क्या है? 1 मिनट में, 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में आपके 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना जाता है बेटा? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। किसमें? 1 सेकंड में। ये सूर्य के प्रकाश की स्थिति है कि सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो इसको हम गिने तो 1 सेकंड में 3 लाख जा रहा है, तो 1 वर्ष में कितना जा रहा है? तो 1 वर्ष में जा रहा है ये 9.461 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर।
9.461 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। ये दूरी है, वो सूर्य का प्रकाश है, वो 1 वर्ष में तय करता है। इसमें 1 वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई है या प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो कितना हो गया? 9.461 इंटू 10 की घात 12। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रकाश वर्ष काल या समय का मात्रक नहीं है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की स्थिति देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से वो चलता है। तो 1 वर्ष में 9.461 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। इसलिए प्रकाश वर्ष का मात्रक है 9.461 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी है तो उसकी दूरी है सूर्य से पढ़ेंगे 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य का प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति जा रहा है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की जा रहे हैं। तो 15 करोड़ में 3 लाख का भाग दो। ठीक है, 3 लाख का भाग दिया तो देख लो 5 से तो 5 जीरो गए, 1 2 3 4 5। अब बच गए हमारे पास 1500। दिया भाग, कितने बच गए? 500। तो 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। अब मीटर मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 का भाग दे दो। 60 का भाग दे दिया, दो 8 मिनट हो गए और बच गया 2। 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड। 8 मिनट लगभग 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश कहाँ तक आ जाता है? हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ज्योति, चंचल, सागर, निखिल आ गया बेटा? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष सूर्य का प्रकाश, दूरी का प्रति सूर्य का प्रकाश क्या करता है? 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आ गया? तो आज ठीक है, तो ये उतार लेना। आज हमने तारों के निर्माण हमारे ब्रह्मांड के ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में ऑटोसिंड की प्रक्रिया आप पढ़ी है। साथ ही हमने प्रकाश वर्ष की परिभाषा भी पढ़ ली है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई समस्या है बेटा? कोई समस्या है क्या? नो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू Thank you, सर। स्क्रीनशॉट ले लो फिर उतार लेना।